जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज के करंट अफेयर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे, करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमने जो पिछले दिन पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन भी एक फास्ट ट्रैक पे करेंगे। तो आइए आज की क्लास में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला टॉपिक जो हमारा लिया गया है, प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा से लिया गया है। हालांकि कुवैत यात्रा से 2-3 प्रश्न ही बनेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। लगभग आप जानते हैं प्रधानमंत्री को कुवैत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो मिल चुका है। कुल मिलाकर लगभग 20 सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुके हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज बात करेंगे। आप जानते हैं प्रधानमंत्री की जो कुवैत यात्रा है 21 से 23 दिसंबर तक चलने वाली है। कब तक चलेगी? तो यात्रा की बात करें 21 से 23 दिसंबर तक चलेगी। इस यात्रा में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आए? 2 महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखना है, वो पेपर में आपके निश्चित ही पूछा जाएगा मित्र। तो अगर हम बात करें कुवैत का जो सर्वोच्च सम्मान है कौन सा है, तो ऑर्डर ऑफ क्या है? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। कौन सा है? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। इसे कुवैत का सर्वोच्च सम्मान कहते हैं। कुवैत का जो सर्वोच्च सम्मान है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। अगर हम बात करें कुवैत के बारे में, तो कुवैत का जो है भारत की तरफ से अगर बात करें, भारत के पहले व्यक्ति होंगे जिन्हें कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मिला है। क्या होगा? कुवैत का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय। कुवैत का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन होने वाले हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। और अगर हम बात करें कुवैत का जो कार्यक्रम, कुवैत का कार्यक्रम जो था उसको एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? हला मोदी के नाम से जाना गया। हला मोदी, यानी कुवैत में जो भारतीय रह रहे हैं वहाँ पर भारतीयों से नरेंद्र मोदी जी ने मुलाकात की, यानी प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात की। जैसे आपने एक समय सुना होगा हाउडी मोदी के नाम से जो चलाया गया था, वही तरह कुवैत का जो कार्यक्रम है हला मोदी के नाम से यहाँ पर चलाया गया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जहाँ पर कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों से मिले, उस कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया? उस कार्यक्रम को नाम दिया गया हला मोदी के नाम से। और कुवैत का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये किसे मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। कुवैत का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना चाहिए। 21 से 23 दिसंबर इनकी यात्रा रही मित्र, तो इतना आप याद रखेंगे। चलिए, अब यहाँ से इतना ही प्रश्न बनेगा। अगर हम बात करें, जीएसटी काउंसिल की बैठकें हुई हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठकें कल की डेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ पे बन सकता है। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो लाने वाले हैं। हो सकता है कल आ जाए, लेकिन आ जाएगा, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो लाने वाले हैं। चलिए, अगर उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे हम बात करते हैं, अभी हाल ही में वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप समापन हुआ। महिलाओं का ये पहली बार आयोजन किया गया है, यानी पहला संस्करण है, फर्स्ट संस्करण है। इस वजह से ये 100% यशस्वी वाला, तो यशस्वी के एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो आगामी जितने भी वह भर्तियां हैं, जब तक दूसरा संस्करण नहीं हो जाता तब तक जितने भी एग्जाम होने वाले हैं निश्चित ही पूछा जाएगा। और वुमेन अंडर 19 एशिया कप है। एशिया कप की मेजबानी अगर बात करें तो सब जाएंगे ज़्यादातर भारत के साथ। हालांकि मेजबानी जो देश करने वाला है भारत नहीं है। यहाँ पर अनुमान भी आपको लगाना पड़ेगा, काफ़ी टफ होगा, तो आप तब तक बता दें। चलो, पहला संस्करण था, ये छोड़ दीजिए, ये आप याद रखेंगे, वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप का था। इसका जो विजेता रहा, विजेता कौन देश रहा? भारत रहा। भारत अगर बात करें किसे हराकर, तो ये बांग्लादेश को हराकर, कितने रनों से हराया? तो 41 रनों से, 41 रनों से हराकर भारत इसका विजेता बना, जबकि उप विजेता कौन सा रहा? बांग्लादेश रहा। पहला संस्करण है, तो इसकी मेजबानी किस देश ने की? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, निश्चित ही प्रश्न पूछा जाएगा। अच्छा, मेजबानी किसने की? तो मलेशिया ने की। आयोजना स्थल कहाँ पे रहा? मलेशिया। आप जानते हैं मलेशिया की राजधानी क्या है? की राजधानी कुआलालंपुर है। क्या है? कुआलालंपुर।
मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया। अगर पूछा जा सकता है पहला संस्करण है तो कितनी टीमों ने भाग लिया, ये भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से कितनी टीमें भाग लेती हैं उनके बारे में जान लेना है। सबसे पहला तो देश जो होगा भारत तो निश्चित ही होगा क्योंकि भारत विजेता रहा। दूसरा बांग्लादेश विजेता रहा तो बांग्लादेश, ये दोनों टीमें निश्चित ही होंगी। अगर एशिया की परिप्रेक्ष्य में बात करें, उसके बाद मलेशिया में आयोजन किया गया। मलेशिया भी एशिया महाद्वीप में आता है तो एशिया की टीमों में मलेशिया निश्चित ही होगा। और भारत आगे हो तो पाकिस्तान कैसे पीछे रह जाए, पाकिस्तान का भी नाम आ जाएगा, पाकिस्तान को। उसके साथ साथ नेपाल भी इसमें शामिल रहा। कौन कौन से देश, तो बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, और बात करें पाक और नेपाल, अभी एक देश और बचता है जो भी क्रिकेट में बहुत अच्छा नाम जानता है, श्रीलंका। ओवरऑल अगर हम देशों की बात करें 2, 2, 4, 2, 6 देश इस एशिया कप में शामिल रहे। तो ये भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे प्रश्न आपको पेपर में पूछा जा सकता है। हालांकि देश के बारे में नहीं पूछेगा कितने देशों ने भाग लिया, तो आप याद रखेंगे 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने अंडर 19 वुमेन्स यानी महिलाओं के पहले अंडर 19 एशिया कप में भाग लिया है। तो इसको आप याद रखेंगे। पहला संस्करण है किसने जीता, भारत ने जीता। निश्चित ही आप याद रखेंगे बांग्लादेश को हराकर कितने रनों से हराए, 41 रनों के। हालांकि मेल कैटेगरी में तो बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया था। आयोजन स्थल कहाँ पे रहा, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इसका आयोजन हुआ। जो पूछा जा सकता है किस देश ने मेजबानी की, तो आप बता देंगे मित्र, मलेशिया ने इसकी मेजबानी की थी। अगर भाग लेने वाली टीमों में बात करें, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, यानी टोटल 6 टीमों ने भाग लिया था। इसको आप याद रखेंगे। चलिए, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, अभी बहुत ज़्यादा अंबेडकर का नाम चर्चा में रहा। अमित शाह के एक बयान की वजह से बहुत ज़्यादा नाम चर्चा में है अंबेडकर जी का। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में एक योजना चलाई गई। कौन सी योजना है, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। जानते हैं इलेक्शन का माहौल है तो सभी पार्टियां अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने में लगी हुई हैं। तो अगर हम बात करें अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, तो प्रारंभ किसने किया है, तो दिल्ली सरकार ने प्रारंभ किया, यानी केजरीवाल ने। जानते हैं बहुत ज़्यादा इस समय अंबेडकर का नाम चर्चा में है। चलिए, अगर इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें, दिल्ली में चालू की गई, इसका उद्देश्य क्या था, जो SC/ST हैं, SC/ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं, के लोगों को विदेशों में पढ़ने भेजा। विदेशों में पढ़ने का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। दिल्ली सरकार उठाएगी। यही नहीं मित्र, आवागमन का जो खर्च होगा उठाएगी, और आवागमन का खर्च भी कौन उठाएगा, खर्च भी उठाएगी। आवागमन यानी आने जाने में जो खर्चा लगता है उसका भी पे कौन करेगा, तो दिल्ली सरकार पे करेगी। किसके लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। यानी वोट बैंकों के लिए राजनीति चल रही है, जो भी हो, किसके पक्ष में जाता है किसके पक्ष में नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अब याद रखिएगा, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना बहुत अच्छी बात है। प्रारंभ किसने किया, तो दिल्ली सरकार ने। तो आप जानते हैं दिल्ली में अभी अरविंद केजरीवाल ने ही किया होगा। उद्देश्य क्या है, SC/ST के जो लोग हैं उनको अगर विदेशों में पढ़ने जाना है तो उनका जो खर्च लगता है उसका वहन कौन करेगी, दिल्ली सरकार करेगी। यही नहीं मित्र, आवागमन में जो भी खर्च लगता है उसका भी वहाँ जो करने वाली है, कौन करने वाला है, दिल्ली सरकार करने वाली है। यानी बस आपको पढ़ने जाना है, सारे खर्चे जो लगते हैं वो कौन देगा, दिल्ली सरकार देगी। तो इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, 12 दिसंबर को एक और योजना शुरू की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा, जो पेपर में निश्चित ही पूछी जाएगी, निश्चित ही। एक जान लीजिए, नाम है संजीवनी योजना। 12 दिसंबर को कौन सी योजना, संजीवनी योजना। इस संजीवनी योजना का संबंध भी किससे है, दिल्ली से है। इसमें क्या है, जो बुजुर्ग हैं, 12 दिसंबर को जो संजीवनी योजना चलाई गई, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी योजना है। और लगभग मेरे हिसाब से हर राज्यों में ऐसी योजनाएं लागू की जानी चाहिए। अगर संजीवनी योजना के परिप्रेक्ष्य में बात करें मित्र, संजीवनी योजना का जो उद्देश्य है, जो बुजुर्ग हैं उनको निःशुल्क जो है, उनका निःशुल्क इलाज किया जाए। उनके दवाई का जो खर्च होता है, जो भी उनके ऊपर खर्च होते हैं दवा मेडिकल में, वो सारे खर्चा कौन उठाएगा, तो दिल्ली सरकार उठाएगी। वास्तव में एक बहुत अच्छी योजना है, ठीक है। तो संजीवनी योजना वाकई में बहुत अच्छी योजना है। तो ठीक है, अगर हम बात करते हैं
अब आगे बात करें भारत वन रिपोर्ट 2023। देखिए 2023 पर आप मत जाइएगा, ये 2023 की रिपोर्ट 2024 में आती है, प्रत्येक 2 साल में आती है। यानी इसके पहले कब आई थी, 2021 की आई थी, कब 22 में आई थी। अब आई है मित्र 2023 की रिपोर्ट 2024 में आई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का ये है, सबसे इम्पोर्टेंट रखिएगा इसको। अब अगले 2 साल जितने भी एग्जाम होंगे यहाँ से निश्चित ही प्रश्न देखने को मिलेगा। और आप देखते होंगे कुछ एग्जाम में कि 1 साल 2 साल पहले का करंट अफेयर पूछता है। अभी ये 2023 का अगर पूछेगा 25 के एग्जाम में तो लगेगा कि भैया जी 2023 का पूछा, 2 साल पुराना है, कौन याद रखता है। जबकि आप जान ले मित्र 2024 में अभी पिछले दिनों आई यह रिपोर्ट, पिछले दिनों रिपोर्ट आई 2023 की 2024 में प्रकाशित की गई है। तो निश्चित ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब तक अगली रिपोर्ट नहीं आ जाती, प्रत्येक 2 वर्षों में आती है, तब तक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हर एक एग्जाम में यह प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर विशेषता फोकस करेंगे मित्र। भारत वन रिपोर्ट, अगर हम बात करें भारत का वन आवरण, यानी भारत में कितने क्षेत्रों में वन और वृक्ष लगे हुए हैं, वन और वृक्ष आवरण कितना है, तो हम बात करेंगे 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर भारत में वन है। ये भी आप याद रखेंगे कितना है, तो ये ध्यान दीजिएगा 8,27,357, ये आप याद रखेंगे मित्र। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, निश्चित ही आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं वहाँ पर देखने को मिलेगा। किसी भी आप स्टेट से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 100% आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, अगर भारत के टोटल क्षेत्रफल के कितना परसेंट है, तो जो अभी रिपोर्ट आई है इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 25.7% भारत में जो है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 25.7% जो है वन है। जबकि हमारा टारगेट जो है, हमने टारगेट बनाया कि हमारे यहाँ 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए, जबकि है कितना 25.7%। यूपी वाला कोई साथी होगा तो निश्चित ही यूपी के प्रत्येक एग्जाम में यहाँ देखने को मिलेगा। रेलवे के एग्जाम देंगे या एसएससी का कोई एग्जाम देते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है प्रश्न। चलिए प्रतिशत में बात करें 25.7% है और हमारा टारगेट है कि हम 33% हिस्से पर वन करेंगे। अगर हम बात करें ये जो वन रिपोर्ट आती है कब आती है, प्रत्येक 2 वर्षों में आती है। कितने वर्षों बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद आती है, प्रत्येक 2 वर्षों में यह रिपोर्ट आती है। अगर हम बात करें इसको किसने पेश किया, अच्छा हर बार किसने पेश किया, प्रत्येक बार जो मंत्री होता है वही पेश करता है। कौन सा मंत्री, वन, अगर बात करें केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, किसने पेश किया, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री का काम होता है कि भारत की वन रिपोर्ट को प्रस्तुत करें। तो अभी वर्तमान में कौन है जिसने पेश किया, तो भूपेंद्र यादव हैं। कौन है मित्र, तो आप बता देंगे, भूपेंद्र यादव हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, आप याद रखेंगे। अगर बात करें वन रिपोर्ट जो तैयार होती है, वन रिपोर्ट की तैयार कहाँ पर की जाती है, तो वन रिपोर्ट जो तैयार की जाती है देहरादून में। आप जानते हैं देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। तो आप याद रखेंगे देहरादून में यह रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसको पेश कौन करता है, तो केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री जो वो समय होगा वही पेश करता है। इस समय है भूपेंद्र यादव हैं, तो भूपेंद्र यादव ने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रश्न निश्चित ही देखने को मिल सकता है 2021 में और 2023 में क्या वृद्धि हुई है, तो हाँ मित्र 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितना, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको इसको हमेशा याद रखना है, ऐसा नहीं कि आप इसको स्किप कर दें। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वन रिपोर्ट है, यहाँ से 100% आप देखेंगे, आप जो भी एग्जाम देंगे किसी न किसी शिफ्टों में यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रश्न। 2021-2023 में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये आपको याद रखना है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों में आती है, ये तो आपको पता है। चलिए अगर इसी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अधिकतम वृद्धि वाला राज्य यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर अधिकतम वृद्धि हुई, तो ये बात करें छत्तीसगढ़ में 684 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में कितना हुई है, तो 684 वर्ग किलोमीटर इतना वृद्धि हुई है।
इसको आप याद रखेंगे। वहीं अगर बात करें दूसरा स्थान कौन सा आता है, तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। उत्तर प्रदेश में है 559 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश कितना है? 559 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, इसको भी आप याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो पाया जाता है एमपी यानी हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में, एमपी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में बात करते हैं। वहीं अगर प्रतिशत में बात करते हैं, तो जो प्रतिशत में मात्रा पाई जाती है लक्षद्वीप में, सर्वाधिक लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। आप इतना याद रखेंगे मित्र, ठीक है। तो इतना आप याद रखना है, आपको इतना निश्चित ही इसके बारे में तैयार करके रखना है। चलिए अब हम कल का जो रिवीजन है, एक फास्ट ट्रैक रिवीजन जो हम करते हैं, उसके बारे में हम रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न कल हमने पढ़ा था, विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2025 मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है? तो ये भारत है। भारत में कहाँ पर होगा? तो दिल्ली में होगा। हमने इसके बारे में कल पढ़ा था डिटेल से, अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। कौन सा है? तो भारत, जो कि नई दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पर होने वाला है? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। कब होगा? 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होने वाला है 2025 में। इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करने वाला है। तो हम इसके बारे में रिवीजन कर चुके हैं। अगला क्या है? भारत का पहला सौर ऊर्जा से पूर्व सीमावर्ती गांव कौन सा है? मसाली है। मसाली इस किस राज्य में पड़ता है? तो आप जानते हैं गुजरात राज्य में पड़ता है। अगर आप बात करें किस देश के साथ सीमा बनाता है, तो पड़ोस में कौन पड़ता है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। अच्छा, इस किस योजना के तहत हमने बात की थी? तो पीएम सूर्य घर योजना, जो अभी प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई है। 119 यहाँ पर इस गांव में 119 घर हैं और 119 घरों में सौर ऊर्जा है यहाँ पर। अगर बात करें, इसे टारगेट जो बनाया गया है 2026-27 के लिए, इसमें बैग जो रखा गया 75,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है पीएम सूर्य घर योजना के बारे में। अगर बात करें पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत कब होती है? तो 29 फरवरी 2024 से होती है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 स्वप्न चौधरी को मिला है। किसको मिला है? स्वप्न चौधरी को। और स्वप्न चौधरी का संबंध किससे है? तबला वादक है। कौन है? वादक। यहाँ पे निश्चित ही प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो प्रश्न पूछेगा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे मिला है? तो स्वप्न चौधरी को मिला है। स्वप्न चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादक है। अगर बात करें, ये जो पुरस्कार दिया जाता है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जो संगीत के क्षेत्र में अच्छा करता है उसे मित्र यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आप इतना भी याद रखेंगे। अगर आप बात करते हैं राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की शुरुआत जो की गई 1980 में, या मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश वालों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, भैया ग्वालियर जिले में दिया जाता है। चलिए इसी के परपेज में आगे हम बात करते हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? भाई पिछले दिनों ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किससे बनाया जाता है? तो सलमान खान को। दरअसल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सलमान खान के बारे में बात करें, ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया। और मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो जाहिर सी बात है भारत ही कर रहा होगा। भारत। और भारत में कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? तो दिल्ली में यह इसका आयोजन किया जाएगा। तो अगर हम बात करें दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, और कौन सा स्टेडियम है जिसमें आयोजन किया जाना है? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, उसमें इसका आयोजन किया जाना है खो खो वर्ल्ड कप 2025 के बारे में। अगर बात करें इसका आयोजन कब होगा? 13 से 19 जनवरी इसका आयोजन किया जाएगा। हालांकि किस डेट को किया जाता है पेपर में नहीं पूछता, लेकिन आप इतना याद रखें जनवरी माह में इसका आयोजन किया जाने वाला है। तो नज़दीक है, तो इस वजह से यशस्वी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है, किसी न किसी शिफ्ट में यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं आज कल के रिवीजन में आखिरी प्रश्न, D8 समूह की बैठक कहाँ पर हुई? D8 समूह की बैठक जो होती है मिस्र की राजधानी काहिरा में हुई। मिस्र में, यानी कब होती है? तो 19 दिसंबर को होती है। माफ कीजिए, 19 दिसंबर को। कहाँ पर? मिस्र में होती है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा में। कब होती है? तो 19 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें, ये विकासशील 8 देशों का समूह है। कौन कौन से देश हैं? मिस्र आता है, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है, इंडोनेशिया आता है, मलेशिया आता है, नाइजीरिया आता है, ईरान और तुर्की आता है। अगर हम बात करें D8 समूह की बैठक हुई। D8 समूह की स्थापना 1997 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा? तुर्की के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। इस वजह से इसका मुख्यालय भी जो पड़ता है कहाँ पर? तुर्की में ही पड़ जाता है।
तो हमने कल का रिवीजन भी कर लिया। अब आपको बताना है जो क्वेश्चन ऑफ द डे हम पूछते हैं, लास्ट में आपको क्वेश्चन का उत्तर बताना है। पहला विश्व ध्यान दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, वो किस तिथि को मनाया गया? इसी मंथ में मनाया गया, 2-4-5 दिन के अंदर ही मनाया गया। तो आपको एक कमेंट करके बताना है कि किस तिथि को मनाया गया। ये आज का आपका होमवर्क होगा। बाकी आज की क्लास आपको कैसे लगी ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे मित्र। और आप भी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे मित्र। डेली हम करंट अफेयर के साथ आप सुबह हम मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।